लेक्चर नंबर 47 पार्ट 2 इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि लेसर के बुक्स में हम लोग कैसे कोई भी अकाउंटिंग करते हैं। लेसी के बुक्स के लिए सिर्फ सिंगल अकाउंटिंग मेथड है, जहाँ पे आप एसेट रिकॉर्ड करोगे और लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे व्हेन आप लीज ले रहे हो, RUA2LL। ठीक है, लेकिन जब लेसर का अकाउंटिंग करते हैं तो इंड AS 116 आपको ऑप्शन देता है कि आप OL भी कर सकते हो, ऑपरेटिंग लीज से भी कर सकते हो और फिनेंस लीज से भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिनेंस लीज में क्या होता था कि आपको फिनेंस लीज में क्या होता है, एंट्री फिनेंस लीज में होगा कि आप लेसर जो है वो अपने बुक से एसेट को रिमूव कर देता है, क्योंकि ओनरशिप या जो भी मेजॉरिटी ऑफ चीज़ है वो लेसी के बुक्स में अब होगा। तो लेसर जो है, अभी हम लोग लेसर का अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो लेसर के बुक्स में क्या लिखाएगा 2 PPE और डेबिट हो जाएगा क्या, लीज रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल। ठीक है, ओके, और जो भी डिफरेंस होगा वो PL में जाएगा। एंट्री होगा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PPE टू PL। ये PL क्यों आया, डिफरेंस की वजह से। कौन सा डिफरेंस, 2 PPE जो होगा वो कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, लेकिन जो लीज रिसीवेबल अमाउंट है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट वैल्यू में आएगा। तो दोनों के बीच में प्रेजेंट वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के बीच के डिफरेंस आएगा तो PL में जाएगा। ठीक है, ओके, ये ऐसा फिनेंस लीज होता है। फाइन, परफेक्ट। तो जब हम लोग ये एंट्री देते हैं लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PPE टू PL, तो उस टाइम जो लेसर का बुक्स है उसका अगर ट्रेडिंग और PL अकाउंट देखें हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि PL अकाउंट में जो 2 PL लिखे थे एंट्री में, वो वहाँ बाई लीज रिसीवेबल दिख रहा होगा और हर साल के एंड पे जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो PL में जाएगा। लेकिन हम लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं जब वहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो कोर बिजनेस नहीं है। व्हाट इज कोर बिजनेस, कोर बिजनेस मतलब अगर लेसर का कोर ही बिजनेस है कि वो लीज पे देते रहता है सामान सबको, तो वो बाई इंटरेस्ट और बाई PL करके अपने PL में दिखा रहा है, बाई इंटरेस्ट और बाई लीज रिसीवेबल करके दिखा रहा है, तो वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है। उसको दिखाना चाहिए बाई सेल्स और जो भी प्रॉफिट होना चाहिए टू GP दिखना चाहिए, लेकिन वैसा वो नहीं दिखा रहा है। इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्री क्या देते हैं, हम लोग ये एंट्री देते हैं, पहला एंट्री देते हैं लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PPE। हमसे PPE गया है, परफेक्ट, ये नॉर्मल एंट्री लीज रिसीवेबल टू PPE। फाइन, ओके। एक और चीज उसमें ऐड करते हैं क्या, COGS अकाउंट डेबिट और टू सेल्स। ठीक है, तो एंट्री टोटल क्या बनता है, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट COGS अकाउंट डेबिट टू PPE टू सेल्स। ठीक है, लीज रिसीवेबल जाता है नेट इन्वेस्टमेंट पे, COGS जाता है कॉस्ट कैरिंग अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, टू PPE जाता है कैरिंग अमाउंट पे, और टू तुम्हारा क्या सेल्स जाता है वो किस पे, वो जाता है नेट इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। याद होगा, अगर इसको याद करने का जो तरीका बोले थे कि सबसे पहले आता है तुम्हारा रेंट रिसीवेबल, उसके बाद आता है तुम्हारा क्या उसको कहते हैं COGS, टू PPE टू सेल्स। रेंट रिसीवेबल और टू सेल्स ये दोनों NI से रिलेटेड है। रेंट रिसीवेबल NI पे आता है नेट इन्वेस्टमेंट पे, और टू सेल्स जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV। ठीक है, COGS और टू PPE जो है दोनों कैरिंग अमाउंट को लेके है, ये भी कैरिंग अमाउंट ये भी कैरिंग अमाउंट, लेकिन ये जो टू PPE है वो कैरिंग अमाउंट पे आएगा, लेकिन जो COGS है वो आएगा कैरिंग अमाउंट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या उसको कहते हैं UGRV। ये नॉर्मल हम समरी देती हैं, ये परफेक्ट ऐसे ही चलता है। ठीक है, लेकिन अभी जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाए तो उस टाइम हम एंट्री सही दिए थे, लेकिन अमाउंट का मिस्टेक कर दिए। कहाँ पे, जब COGS अकाउंट डेबिट और तुम्हारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे, हम क्या किए, कैरिंग COGS में कैरिंग अमाउंट माइनस UGRV और सेल्स में आपका NI माइनस UGRV। ये हम भूल गए थे कि भाई वहाँ से क्या कहते हैं NI माइनस COGRV नहीं करना है, NI माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV करना है। हमको UGRV का प्रेजेंट वैल्यू माइनस करना है। समझ में आ गया तुमको, परफेक्ट। क्यों NI माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि NI खुद एक प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू में से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं UGRV का, तो UGRV का पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तब उस NI में से निकालोगे ना। और ऐसे ही कैरिंग अमाउंट में भी हमको माइनस करना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, तो हम माइनस नहीं किए थे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
ई जो बात है किस चीज़ को लेके है, ई है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है पेज नंबर 27.46 बुक पेज नंबर 58 कॉपी में। ये फिनेंस लीज का क्वेश्चन था तो एंट्री हम नॉर्मल से दे दिए थे, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू वाला जो अमाउंट है वो मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है, तो ये तो एक बात था। दूसरा बात ये था इस क्वेश्चन में कि जब तुम अथी निकाल रहे होगे, क्या उसको कहते हैं, जब नेट इन्वेस्टमेंट निकालोगे, नेट इन्वेस्टमेंट क्यों निकालोगे? क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पे तुम दो चीज़ निकाल सकते हो, पहला रेंट रिसीवेबल और दूसरा सेल्स। तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए तुमको निकालना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीज़ होता है, टू बी स्पेसिफिक तीन चीज़ होता है, रेंट रिसीवेबल, लीज रेंट प्लस UGRV, और जो GRV होता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, वो पहले से लीज रेंट में एडेड होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI। लेकिन वो उस तरीके से अगर तुम सीधा, जैसे कि GI तुम निकाले, तुम्हारा लीज रेंट 100 रुपीज़ प्लस UGRV 120 निकाल दिए। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि NI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 120, तो सीधा प्रेजेंट वैल्यू 120 का निकाल देंगे तो NI निकल जाएगा। ये कर दोगे तो गलती हो जाएगा तुमसे। क्यों गलती हो जाएगा? क्योंकि मेरे भाई UGRV या फिर GRV ये सब ईयर एंड पे मिलने वाला है। तुम सीधा 120 को 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर से कर दोगे तो तुमको पूरा 120 का डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा कि हर साल 120 मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा तुमसे। इसीलिए तुमको प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे, जब NI निकालोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, GRV और UGRV का तीनों अलग निकालना, जैसे कि डायग्राम करके निकाला जाए। अलग निकालना मतलब डायग्राम बनाना 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स, और वैसे ये नहीं कि उसको लिख देना कि प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट एन्युइटी फैक्टर ऑफ दिस, वो नहीं करना, उस टाइम मिस्टेक हो जाएगा तुमसे। ठीक है, पहला ये बात भी याद रखना। और दूसरा बात, एक बात कि जब नेट इन्वेस्टमेंट तुम निकाले थे तो उस टाइम तुम UGRV को भी इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI होता है, और GI में UGRV एडेड होता है। इसलिए जब NI हम लोग निकाल रहे हैं तो उसमें UGRV का भी हम लोगों को वो अमाउंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, परफेक्ट। लेकिन जब तुम क्या कर रहे हो, अभी तो तुम डे 1 रिकॉग्नाइज किए कि तुम डे 1 रिकॉग्नाइज किया, एंट्री दिया कि सर रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, COGS अकाउंट डेबिट, टू PP, टू सेल्स। तो ये सब निकालने के लिए तुमको तुमको LR का अमाउंट निकालने के लिए NI ढूंढना था। NI ढूंढने के लिए तुम ये कर दिया और उस टाइम UGRV को तुम कंसीडर किया। ठीक, ओके। जब आगे बढ़ा तो ये क्वेश्चन में बोला है कि डे 1 अकाउंटिंग, और जब तक का लीज है, जब तक अग्रीमेंट है, तब तक के लिए तुमको क्या करना है, उसका अकाउंटिंग करना है, मतलब जर्नल एंट्री देना। डे 1 अकाउंटिंग करने के बाद हमको ईयर एंड पे क्या करना होता है, जो इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है उसको अकाउंट करेंगे, और जो हमको कैश मिलेगा उसको अकाउंट करेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे क्योंकि PP हमारे बुक से निकल चुका है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्ट आएगा वो कैसे निकाल देंगे, उसके लिए LAT बनाना होगा। तो जब LAT बनाओगे तो ईयर 3 में तुम क्या करोगे कि पेमेंट रिसीव्ड में 57,500 प्लस 10,000 नहीं करोगे। 10,000 अनगारंटीड है, क्वेश्चन में नहीं बोला कि वो गारंटीड पैसा मिला है कि नहीं मिला है, तो उसको हम लोग कंसीडर उस टाइम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो 10,000 वहाँ काटा हुआ है, परफेक्ट। अब जब जर्नल एंट्री और देखोगे 1 2 3 ईयर्स का, एक 4th एंट्री दिया हुआ है जो ईयर 3 के एंड पे आएगा। वो इसलिए एंट्री दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि लास्ट में लीज टर्म खत्म होने के बाद हम लोग एसेट को वापस ले रहे हैं, जो लेसर है वो एसेट को वापस ले रहा है। तो PP अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डेट इज इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कुछ होना चाहिए, क्या क्रेडिट होगा, टू रिसीवेबल क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी जस्ट जो तुम बोल रहे थे कि 10,000 रुपये UGRV है, हम लोग वो अभी भी क्लोजिंग बैलेंस में दिख रहा था 10,000, जो क्लोजिंग बैलेंस LAT का है 9,956, वो UGRV है तुम्हारा, समझे? तो वही हम लोग उसको रिवर्स कर देना है। आ गया समझ में? 10,000 का अभी भी तुमको दिखा रहा है कि हमको लीज रिसीवेबल का अमाउंट है, वो जो एसेट है हमारा लीज रिसीवेबल, जो फाइनेंशियल एसेट है, उसका अमाउंट 10,000 रुपये, 9,000 समथिंग 10,000 रुपये का दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? जब लीज टर्म खत्म भी हो गया तो इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि वो UGRV था, लेकिन वो दे नहीं रहा है LAC, तो लेकिन पैसा ना देने की जगह वो एसेट वापस कर दे रहा है, तो हम लोग उस वजह से उसको रिवर्स करके कर देंगे अकाउंट। ठीक है,
परफेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 बन जाता है। इससे तो इसमें 2 चीज़ याद रखना है। पहला कि जब जो एंट्री देंगे हम लोग लेसर के बुक्स में, कि लेसर के बुक्स में कब, जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं किसके लिए, ये हम इतना सारा बात तुमको बोल तो दिए, लेकिन एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में छोटा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा या फिर क्या, या फिर नहीं हुआ होगा मेरे भाई। ये जो पूरा क्वेश्चन था ये था डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर या डीलर, जब लेसर होता है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। याद है एक लाइन तुमको बोले थे कि अगर जो आदमी का बिजनेस ही है लीज पे देने का, तो वो ऐसे नहीं दिखा सकता कि पीएल में बाई इंटरेस्ट बस हो गया वही प्रॉफिट, उसका कोर बिजनेस है तो उसको 2 ग्रॉस प्रॉफिट में दिखाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें 4 को कंपोनेंट है एक एंट्री का, लीज, रेसिवल, सीओजीएस, इन्वेंट्री और सेल्स, ये तब आता है जो लेसर है वो या तो डीलर है या मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, परफेक्ट, ओके। चलो एक आगे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 27.43 पे। उसमें क्या बोला हुआ है कि ये क्वेश्चन है नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है जो तुमको करना होगा अजम्पशन लेके, वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बोलता है कि लीज का टर्म 3 साल है, एसेट का लाइफ 5 साल है, एसेट का कॉस्ट 8 लाख रुपया है और जो रेंट है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो है 10%। बोला है कि तुमको पहले ढूंढना है कि ये ऑपरेटिंग लीज है कि फिनेंस लीज है, और उसके बाद तुमको क्या उसको कहते हैं ढूंढना है, क्या उसको कहते हैं लास्ट में तुमको ढूंढना है यूएफआई। यूएफआई क्या होता है तुम्हारा, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि ये फिनेंस लीज है या वो है ऑपरेटिंग लीज, उसके लिए चेक करते हैं हम लोग 5 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है तो नहीं है। दूसरा, परचेज ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, नहीं दे रहे हैं। तीसरा, जो लीज रेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो वेदर इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो अभी तो हमको नहीं पता है कि लीज रेंट क्या है, तो अभी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। सिर्फ बोला है कि लीज रेंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, क्या है हमको नहीं पता है तो उसको 1 मिनट के छोड़ दो। चौथा पॉइंट बोलता है कि एसेट का जो लीज टर्म है वो सब्सटैंशियल है एसेट का इकोनॉमिक लाइफ में। तो यहाँ का इकोनॉमिक लाइफ है 5 साल ऐसे, और लीज टर्म है 3 साल, तो 3/5 करोगे तो डैट विल नॉट बी 75%। अगर 75% होता है तभी हम लोग उसको सब्सटैंशियल मानते हैं, तो सब्सटैंशियल नहीं है। तो ये 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट को छोड़ देंगे तो तीनों पॉइंट पे ये ऑपरेटिंग लीज ही है। पांचवा जो 5th पॉइंट है जो बोलता है कि क्या स्पेसिफिकली उस लेसी के लिए बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ है। तो ये चारों पॉइंट पे वो नहीं बन रहा है, मतलब चारों पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन अभी 1 पॉइंट बचा हुआ है, क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट। ठीक है, वो ढूंढना है। एक बात यह हमको याद होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट का मतलब जो लीज रेंट है यहाँ पे मतलब होता है लीज रेंट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्लूड व्हाट, इट विल ऑलवेज इंक्लूड द जीआरवी, दैट इज ग्रॉस रेसिडुअल वैल्यू। उसके लिए अलग से बात बोलने का जरूरत नहीं होता, जो लीज रेंट है उसमें पहले से एडेड होता है जीआरवी। ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो तुम बोलोगे कि भाई अब जो अभी तो हमको ढूंढना है पहला चीज़ कि ओएल है क्या एफएल, तो उसको ढूंढने के लिए भी हमको लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। लीज रेंट का कोई अमाउंट ही नहीं दिया हुआ है तो कहाँ से लाए अब हम लीज रेंट, है ना भाई, परफेक्ट। तुम अभी अपने रफ कॉपी में भी देखोगे तो वहाँ पे लिखे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट इक्वल टू लीज रेंट प्लस जीआरवी, उसका प्रेजेंट वैल्यू। लीज रेंट पता नहीं है और जीआरवी यहाँ पे 0 है। जीआरवी यहाँ पे 0 क्यों है, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि यहाँ पे यूजीआरवी 50,000 है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल देता है कि यूजीआरवी इतना है तो मान लेते हैं कि, मान नहीं लेते हैं, अगर वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जीआरवी 0 होगा। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीआरवी इतना है तब तो वहाँ पे जीआरवी होगा, अदरवाइज अगर जीआरवी के बारे में नहीं बोला हुआ है तो तुम उसको ढूंढ नहीं सकते हो, देन जीआरवी विल बी 0। परफेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे। अगर जीआरवी नहीं दिया हुआ है तो जीआरवी 0 होगा, पूरा यूजीआरवी माना जाएगा उसको। अगर जीआरवी नहीं है तो पूरा यूजी, बोलता है कि लीज रेंट 50,000 है तो यूजीआरवी कितना होगा, क्या बोलते, सॉरी, लीज रेंट 50,000 बोल रहे हैं। अगर रेसिडुअल वैल्यू 50,000 है और जीआरवी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है तो मानना होगा कि यूजीआरवी पूरा 50,000 रुपया है। जीआरवी क्या होता है, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, यूजीआरवी क्या होता है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अगर बोल रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू 50,000 रुपया है लेकिन बोल नहीं रहा है कि उसमें गारंटीड कितना है,
अगर कोई भी रुपया गारंटीड नहीं है तो पूरा का पूरा तो अनगारंटीड हुआ, इसीलिए पूरा का पूरा अमाउंट को हम लोग यूजीआरवी मान लेते हैं, अगर जीआरवी के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोला कि इतना गारंटीड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जीआरवी नहीं दिया हुआ है। तो लीज रेंटल में क्या क्या ऐड होता है, लीज रेंट प्लस जीआरवी, तो जीआरवी 0 है। ठीक है, हम लोग यहाँ ढूंढना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिर्फ लीज रेंट ढूंढना हो तो हमको लीज रेंट का अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं हम लोग कि जो एसेट हम लोग दे रहे हैं, जो लेसर जो एसेट दे रहा है 8 लाख रुपया का, वो इतना तो एकदम चाहेगा, उसका बेयर मिनिमम इतना एक्सपेक्टेशन होगा कि उसको 8 लाख रुपया आ जाए। वो जितना का एसेट दिया है अथी पे, क्या उसको कहते हैं, लीज पे, उसका इतना मिनिमम एक्सपेक्टेशन तो यही होगा कि उसको 8 लाख रुपया वापस आ जाए। परफेक्ट, एंड दैट टू इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। ये नहीं कि हम आज 8 लाख रुपए का सामान तुमको दे रहे, तो तुम 3 साल के बाद हमको 8 लाख रुपया रिटर्न करोगे, लेकिन 3 साल के बाद जो 8 लाख रुपया है उसका आज का दाम तो 7 लाख रुपए के कुछ आसपास होगा। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आज 8 लाख का सामान दे रहे हैं तो आज के प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में हमको 8 लाख रुपया रिटर्न चाहिए। दैट इज बाद में 3 साल के बाद टोटल हमको 9 लाख रुपया मिलना चाहिए, तो आज के टर्म में वो 8 लाख होगा। दैट इज जो कंपनी जो लेसर है उसका जो इनकम होना चाहिए दैट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट, दैट इज 8 लाख रुपया। परफेक्ट, तो अगर लेसर का मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि उसको 8 लाख रुपया मिले तो कैसे ले सकता है, 2 तरीका से ले सकता है। पहला, लीज के जो रेंट होगा उसके अंदर ले लेगा कि हाँ भाई हम लोग 8 लाख रुपया है, उसमें ये अमाउंट रेंट है हमारा, एक उस तरीके से पैसा ले सकता है लेजी से। और दूसरा तरीका क्या है कि जो भी रेसिडुअल वैल्यू है, गारंटीड या अनगारंटीड जो भी अमाउंट है, हम लोग उससे लेंगे। दो ही तरीका से लेसर पैसा ले सकता है, या तो रेंट से या फिर जो रेसिडुअल वैल्यू है उससे। परफेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि लीज रेंट प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू 8 लाख होना चाहिए, एंड नॉट जस्ट लीज रेंट प्लस यूजीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी शुड बी 8 लाख। 8 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो हमको 3 साल के अंदर जो चाहिए वो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8 लाख नहीं 8 लाख। परफेक्ट, फिर से एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। हम आज एसेट दे रहे हैं 8 लाख रुपया का, हमको इतना मेरा बेयर मिनिमम है कि हम 3 साल के हम इतना बेयर मिनिमम है कि आज अगर 8 लाख का सामान दे रहे हैं ना तो हमको 8 लाख रुपया वापस मिल जाना चाहिए, और आज के टर्म्स में। भले ही हमको 3 साल तक कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन तीनों साल का पैसा अगर मिला देंगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो डैट शुड बी इक्वल टू 8 लाख। 3 साल में क्या क्या मिलेगा, लीज रेंट मिलेगा और यूजीआरवी मिलेगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन बनता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी शुड बी 8 लाख। ओके, परफेक्ट। हमको यहाँ पे यूजीआरवी दिया हुआ है, लेकिन वो कब मिलेगा, 3 साल के बाद। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू या अनगारंटीड ईयर एंड पे मिलता है, टर्म के एंड पे मिलता है। तो जो 50,000 रुपया दिया हुआ है वो 3 साल के बाद का 3 साल के बाद मिलेगा, तो 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगा 37,000 रुपये के आसपास। ठीक है, तो इक्वेशन बनाना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी इज इक्वल टू 8 लाख। यहाँ पे यूजीआरवी का वैल्यू मिल गया है 8 लाख है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी 7,62,000 रुपये। परफेक्ट। ये सारा इक्वेशन क्यों बनाए थे, क्योंकि हम लोगों को ढूंढना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल, तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकते थे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के साथ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल मिल गया 7,62,000 रुपया, फेयर वैल्यू है 8 लाख रुपया। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो पता चलेगा जो लीज रेंट है, लीज रेंट का जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज मोर देन 90% ऑफ दी क्या उसको कहते हैं, फेयर वैल्यू। मतलब ये है फिनेंशियल एसेट। क्वेश्चन था कि फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल लायबिलिटी, फिनेंशियल लीज, एफएल ऑपरेटिंग लीज, फिनेंस लीज, सॉरी। ओके, तो ये जब हम लोग क्या करना था, पहला क्वेश्चन था कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज, ये ढूंढना था। ठीक है, तो 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन पूरा होना चाहिए था, 4 कंडीशन पूरा नहीं हुआ, एक कंडीशन बचा हुआ था ढूंढने के लिए, उठा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल हमको देखना था कि वेदर इट इज सब्सटेंशियल टू दी फेयर वैल्यू और नॉट। लीज रेंटल नहीं दिया हुआ था तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते, राइट।
तो हम लोग पहले लीज रेंटल ढूंढे। लीज रेंटल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा, एक अजम्पशन लेना पड़ा कि उसको मिनिमम प्रेजेंट वैल्यू में 8 लाख चाहिए, जितना इन्वेस्ट कर रहा है वो 8 लाख रुपया। तो जब वैसे निकाले तो हमको बैलेंसिंग फिगर मिल गया कि 7,62,000 रुपया लीज रेंटल है। ठीक है, वो पता चल गया हमको, तो पता चल गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट 7,62,000 रुपया है। वैसे करके कंपेयर कर दिए, आंसर आ गया कि हाँ चलो ठीक है, फिनेंस लीज है। ओके, और एक और बोला था कि अर्न फिनेंस इनकम भी ढूंढना था, यूएफआई। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जीआई माइनस एनआई। जीआई मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, वो है हमारा 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया नहीं है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कैसे नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लीज रेंट प्लस यूजीआरबी। लेकिन हमारे पास अभी अमाउंट जो है 7,62,000 और 37,000, वो दोनों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी है। अब यूजीआरबी का तो फ्यूचर वैल्यू हमको पता है, जो डेट इज टोटल यूजीआरबी 50,000। तो हमको जी आई इक्वल टू एल आर प्लस यूजीआरबी में यूजीआरबी का वैल्यू पता है 50,000। लेकिन ये जो लीज रेंट है उसका तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पता है हमको फ्यूचर वैल्यू नहीं पता है। तो ये 7,62,000 का फ्यूचर वैल्यू तुमको निकालना होगा, और तब दोनों को जब ऐड करोगे तब तुमको पता चलेगा कि जीआई कितना है। ठीक है, तो भाई अब प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास, हम फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालें। अरे गधे, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते, पहले उसका इक्वेशन सोचो। फ्यूचर वैल्यू जैसे कि अगर 50,000 रुपया यूजीआरबी का था, तो 50,000 यूजीआरबी इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 1.10, कितना साल के बाद का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 3 साल के बाद। 1.10 रेस्ट बार 3, जब करोगे 50,000 को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 50,000 मिल जाएगा 3 साल के बाद का। परफेक्ट, एफ वी इंटू जो कैलकुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। हमको प्रेजेंट वैल्यू मिला हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर पता है हमको, तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालना है इसमें। तो हमको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू 7,62,000 लीज रेंट का, 1.10 हम ये पता है हमको 3 साल के बाद का है। तो जब इस तुम प्रेजेंट वैल्यू को ये रेट से डिवाइड कर दोगे तो तुमको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू तुम जब ढूंढोगे तो तुमको पता चलेगा डेट इज समवेयर अराउंड 9 लाख, कहाँ गया, 9,69,000। ठीक है, तुमको मिल गया क्या, 9,69,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल आर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरबी। यूजीआरबी का प्रेजेंट वैल्यू है 37,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल आर इज 7,62,000। दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 8 लाख रुपया। तो जी आई माइनस एन आई करोगे तो यूएफआई आ जाएगा, बात खत्म।